हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो दिस चैप्टर स्टार्ट विद द पोर्ट्रेट। एक डायग्राम के साथ ये चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट पीपल कैरिंग देयर फ्लैग्स। डिफरेंट रीजन को यहाँ पर शो करते हैं। इनके जो फ्लैग्स है वो अलग अलग कंट्री के फ्लैग लेकर लोग यहाँ पर एक लंबी मार्च लॉन्ग ट्रेन की फॉर्म में मार्च कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर की डिटेल को। सो इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो ए फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअली हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो देखिए यहाँ पर एक रॉबर्ट फ्रेडरिक सोरियो जिसने ये पिक्चर प्रिपेयर की है 1848 में। ही प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 विजुअलाइज। तो देखिए 4 पिक्चर को मिलाकर इसने एक ये प्रिंट प्रिपेयर किया है जिसके अंदर डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं और आपका रिपब्लिकन वैल्यूज़ हैं उनको शो किया गया है। ठीक है। एंड दिस विजन इज कॉल्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो इज यूटोपियन विजन। इसको यूटोपियन विजन बोला है, यानी कि एक अपने ही तरह का अनोखा विजन है ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने यहाँ पर प्रिपेयर किया है। देखिए 1848 तक जो आपके नेशंस हैं जैसे जर्मनी, इटली वगैरह ये तब तक नहीं बने थे, लेकिन यहाँ पर फ्रेडरिक सोरियो ने इन सभी नेशंस को क्या मानना है, एक तरह से अलाइव मानना है। ये अभी आपके जो नेशन प्रेजेंट डे में आपको देखने को मिलते हैं जिसमें जर्मनी है, इटली है। आज के टाइम पे तो ये नेशन है, बट 1848 के टाइम पे ये नेशन नहीं थे। ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंट है फ्रेडरिक सोरियो का, द सीरीज सो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all age and social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे ये जो आपका पिक्चर शो किया गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये जो पिक्चर है यहाँ पर इसी को स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोल रहे हैं, जिसके एक हाथ में जो टॉर्च है एनलाइटमेंट की टॉर्च को शो किया गया है। दूसरे हाथ में इसके चार्टर ऑफ राइट ऑफ द मैन है। चार्टर है एक आपका पूरे के पूरे जो राइट्स होते हैं वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। ऊपर से यहाँ पर सेंट्स हैं, एंजल्स हैं जो इनके ऊपर फ्लावर्स डाल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह के डायग्राम शो किए गए हैं। सो दिस इज़ यूटोपियन विजन, यानी कि फ्यूचर के अंदर जो आपके नेशंस होंगे, जो कंट्रीज़ होंगे, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, उस चीज़ को शो करने के लिए फ्रेडरिक सोरियो ने इस विज़न को यहाँ पर प्रिपेयर किया है। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखिए एक और चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 के टाइम पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे, जो पोइट होते थे, वो जो फीमेल फिगर होती थी या कोई भी आपका नेशन है, स्टेट है, उसको एज ए फीमेल फिगर एज ए एलेगरी वो यूज़ करते थे शो करने के लिए। जैसे भारत माता को हम इंडिया जो उसको हम भारत माता बोलते हैं, वैसे ही फ्रांस के अंदर जो मारियान थी, और जर्मन के लिए फिर बाद में जर्मेनिया का सिम्बलाइज़ किया गया था, यूज़ किया गया था। लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर, इस तरह से उनको शो किया जाता था कि जो लिबर्टी है वो एक फीमेल फिगर की तरह उसको शो किया जाता है। एंड यू रिकोगनाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट सी बियर इन वन हैंड एंड द चार्ट ऑफ द राइट ऑफ मैन इन अदर, वन ऑफ द ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज, द सेटर डिमेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो ये देखिए एक न्यू वर्ड है यहाँ पर, एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है जो आपके निरंकुशता को शो करने वाली जो चीज़ें हैं, जो सिंबल्स हैं, वो यहाँ ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं। जिसमें यहाँ पर देख सकते हो आप क्राउन है, किसी भी किंग का क्राउन, या उसके हाथ में जो स्टिक्स वगैरह होती थी, उसके जो सिंबल हैं, उनके जो ड्रेस हैं, वो सारे के सारे यहाँ ज़मीन पर नीचे गिरा रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूटिस्ट जो मोनार्की है वो टोटली यहाँ से उसका अंत हो चुका है और यहाँ पर एक नए युग की शुरुआत हो रही है। इन सोरियोज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज ए डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। तो देखिए हर एक जो नेशन है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ देयर कंट्री एंड दे बियर द फ्लैग्स इन देयर हैंड्स एंड द नेशनल कॉस्ट्यूम दे वर बियर इन दिस डायग्राम। तो जो जैसे कि इंडिया है तो इंडिया के लोग होंगे तो यहाँ की नेशनल कॉस्ट्यूम डालेंगे, लेकिन हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, या फिर आपके ऑस्ट्रिया हंगरी वगैरह हैं, सभी ने अपने अपने देश की जो कॉस्ट्यूम है वो डाल रखी है। या फिर यूएसए के जो पीपल हैं उन्होंने भी अपने ड्रेसेस को यहाँ पर यूज़ किया है, एज ए सिंबल की तरह उनको यूज़ किया गया है। सो द नेक्स्ट पार्ट
These people are identified through their flags, national costume. Leading the procession may pass the Statue of Liberty or the United States. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेट है आपका यूनाइटेड यूएसए को शो किया गया है. देन स्विट्ज़रलैंड विच बाय द टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट. उस टाइम पे ये नेशन स्टेट बन चुके थे. तो यूएसए हो गया, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है. दे आर ऑलरेडी नेशन एंड स्टेट. आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू. शी इज़ फॉलो बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बीरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग. तो देखिए जो जर्मनी है उस टाइम पे जर्मनी की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, बट यहाँ के लोगों को शो किया गया है विद दी ट्राई कलर फ्लैग, जिसमें ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर का जो यूज़ है वो किया गया है. इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरी क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन. तो वो यूनाइटेड नेशन की फॉर्म में अब तक नहीं बने थे जो यहाँ पर पिक्चर में शो किया गया है. एक तरह से फ्यूचर को इसने रिप्रेजेंट किया है कि फ्यूचर में इस तरह के जो नेशन है वो बनेंगे और उनके जो कॉस्ट्यूम हैं, उनके जो पीपल्स हैं वो अपनी अपनी कॉस्ट्यूम का यूज़ करेंगे अपनी अपनी नेशन को शो करने के लिए. फ्लैग दे कैरी इन द एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848. जो आपकी लिबरल होप्स है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम को शो करने के लिए इन फ्लैग्स वगैरह का वो यूज़ कर रहे हैं, नेशनल कॉस्ट्यूम का यूज़ कर रहे हैं 1848 में. और 1848 में ही यहाँ पर वॉर चल रहे थे. जर्मनी यहाँ आपका इटली है या फिर ऑस्ट्रिया हंगरी है, यहाँ पर एक सीरीज़ वॉर की स्टार्ट हो गई थी 1830 से लेकर 1840 तक ये चलते रहे. तो किस प्रकार से इनका एक्सपेंशन हुआ है, बाद में नेशन स्टेट की फॉर्मेशन कैसे हुई उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर देखिए आप, फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया किंगडम ऑफ टू सिसिली. देखिए टू सिसिली जो किंगडम है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ इटली एट प्रेजेंट. इटली का ये पार्ट है. पहले ये आपका स्टेट हुआ करते थे जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, लोमार्डी एंड वेनेशिया. टू सिसिलीज हैं, लोमार्डी है, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया. एंड द हेवंस फ्रॉम द हेवंस अबो क्रिस्ट सेंट्स एंजल गेज अपॉन द सीन. वो सभी ऊपर से देख रहे हैं इस सीन को कि ये नीचे क्या चल रहा है, किस तरह के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम को डाल के अपने अपने नेशन के फ्लैग को वो लिए हुए हैं. दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड के नेशन के अंदर फ्रेटर्निटी की जो फीलिंग है, यानी कि ब्रदरहुड की जो फीलिंग है, उसके साथ ये सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक तरह से एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं. तो इस तरह की फीलिंग यहाँ पर शो की गई है. इन द नेक्स्ट लाइन द चैप्टर विल डील विद द मैनी ऑफ द इशू विजुअलाइज बाय सोरियो इन फिगर 1. तो इन चैप्टर के अंदर जो आपके सिंबल हैं उनको काफ़ी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe. तो देखिए पॉलिटिकल और मेंटल जो वर्ल्ड है यूरोप का, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उसके अंदर होने वाले हैं. अभी 1848 है या इसके बाद हमने इससे पहले 1789 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसको डिस्कस किया था. तो यहाँ से लेकर 1848 तक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और इसके आगे भी बहुत सारे चेंजेस होंगे. लगभग 1860 और 1871 में 61 और 71 में यहाँ पर नेशन की फॉर्मेशन होगी, जिसमें इटली है, जर्मनी है, इन सभी स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी. आपका जो पर्सिया है उसकी पावर किस तरह से इंक्रीज होगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ द एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टी. तो देखिए जहाँ मल्टी नेशनल डायनेस्टीज़ होती हैं वहाँ पर अब नेशन स्टेट यानी कि कंट्री की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई है. और नेशनलिज्म का मतलब ही क्या होता है कि जो फीलिंग ऑफ द पीपल फॉर द नेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ देयर नेशन. आइडेंटिटी अपनी वो शो करते हैं, एक कॉमन आइडेंटिटी हो, कॉमन कल्चर हो लोगों का, तो नेशन स्टेट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. सो दिस चैप्टर इज डील विद द नेशन फॉर्मेशन और नेशनलिज्म जो फीलिंग है वो किस तरह से एमर्ज होती है यूरोप के डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, उसी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. विच ए सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सवर्जन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी. तो कोई एक आपकी टेरिटरी है जिसमें आपको क्लियरली सवर्जनिटी यानी कि संपूर्ण सत्ता वहाँ पर स्थापित की जाए, जो पीपल्स हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे. हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप बट nation state was one in which the majority of its citizen and not only its ruler come to develop the sense of common identity and shared history or descent. तो देखिए सिर्फ यहाँ के जो रूलर हैं उन्होंने इसको नेशन स्टेट की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं की है, बल्कि यहाँ पर जो कॉमन पीपल हैं, दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इमोमेरियल, इट वाज फोक्ड थ्रू स्ट्रगल्स. बहुत से स्ट्रगल, लंबे स्ट्रगल यहाँ पर लोगों को देखने पड़े. एंड through the action of leader common people. The chapter will look at the diverse process through the which nation state were formed.
नेशनलिज्म कम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो देखिए यूरोप में 19th सेंचुरी में यानी कि लगभग आपका 1840 के बाद या 1870 71 और 61 के बाद आपकी जो नेशन स्टेट की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो आपका जो सबसे पहले यूनिफिकेशन हुआ था वो इंग्लैंड का हुआ था। द स्टेन्स केस ऑफ ब्रिटेन जो है वो पहले हुआ था। उसके बाद आपके जो नेशन स्टेट्स हैं, न्यू नेशन स्टेट्स हैं, उनकी फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। सो देर इज़ ए वर्ड गिवन इन द न्यू वर्ड्स प्लेबेसाइट। तो प्लेबेसाइट का मतलब क्या होता है, देखिए आपके पास अगर बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पर किसी भी डिसीजन को लेकर लोगों के जो राइट्स हैं, जो लोगों के जो मत हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में प्लेबेसाइट कराया जाता है। जैसे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू था पहले उसके ऊपर प्लेबेसाइट कराया गया था। और आपको हैरानी होगी कि बहुत से पीपल जो हैं, जब क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादातर आपके मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल हैं, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में ऐड किया जाए। ठीक है, तो एक तरह से डायरेक्ट आप वोट दे सकते हो आपके फेवर में। ठीक है, उसी को हम प्लेबेसाइट बोलते हैं, एक डायरेक्ट वोट विच ऑल दी पीपल ऑफ एन रीजन आर आस्क टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। तो कोई भी प्रपोजल है उसको आप एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, इसी से रिलेटेड है आपका प्लेबेसाइट। तो आपके कई रीजन होते हैं वर्ल्ड में जहाँ पर प्लेबेसाइट के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इंडिया का हम एग्जाम्पल लें तो जम्मू एंड कश्मीर का इशू जब उठा था 1947 के बाद लगभग 48-51 में, तो यहाँ पर लोगों ने प्लेबेसाइट के थ्रू पाकिस्तान में मिलने की बात की थी। फिर उसको रद्द कर दिया गया क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान का पार्ट बने, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन थी वो भी इंडिया में ही मिलना चाहती थी। हाँ, कुछ एक रीजन जो था वेस्टर्न जम्मू कश्मीर का वो पाकिस्तान में इसमें जम्मू कश्मीर को उसमें ऐड करना चाहते थे। ठीक है, तो ये था आपका नेशनलिज्म इन यूरोप का इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द सेम, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता ही है, 9th क्लास में आपने स्टडी किया होगा। 1789 14 जुलाई 1789 में आपका जो बर्बन डायनेस्टी है, जो रूलर्स थे बर्बन डायनेस्टी के, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया, एक लीडिंग रेवोल्यूशन हुई यहाँ पर, जिसने पूरी तरह से फ्रांस के अंदर मोनार्कियल सिस्टम को हटा के वहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की थी। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था आपका नेशनलिज्म का, स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वाज ए फुल फ्लैज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789। तो देखिए 1789 तक ये फुल फ्लैज एक टेरिटोरियल स्टेट हुआ करता था अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। और जो यहाँ के किंग थे वो एब्सोल्यूट थे। एब्सोल्यूट का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसका मतलब होता है निरंकुश, यानी कि जो अपने विशेज़ के अकॉर्डिंग रूल करता है, जैसा वो चाहे वैसा रूल कर सकता है। और ज़्यादातर ये जो पीपल वेलफेयर है उसको तवज्जो नहीं देते थे। वेलफेयर के लिए तो उनको कोई पड़ी नहीं थी कि लोगों की वेलफेयर भी उनको करनी है, कोई भी उनके लिए काम नहीं किया जाता था। जितना भी वर्क होता था वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करते थे, अपनी विशेज़ के अकॉर्डिंग करते थे, और ज़्यादातर ऐशो आराम की ज़िंदगी वो यहाँ पर कर जी रहे थे। पब्लिक का इनको कोई ध्यान नहीं था। So the political and constitutional changes that come in the wake of French Revolution lead to the transfer of sovereignty from the monarchical to a body of citizen, French citizen की जो बॉडी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यहाँ पर इनकी डिमांड थी कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो राइट्स थे जो किंग के पास होते थे अब वो धीरे धीरे लोगों के पास आने स्टार्ट हो गए। रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कंस्टिट्यूट द नेशन एंड द शेप इट्स डेस्टिनी। तो देखिए जो लोग होते हैं वही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी नेशन को, उसकी जो शेप है, उसकी जो डेस्टिनी है किस तरह की होने वाली है, ये लोगों के द्वारा ही इसको अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या वर्ड यूज़ किए हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए या नेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप एक फ्रेंच वर्ड देखोगे, ला पेट्राई। पेट्राई का मतलब यहाँ पर है फादरलैंड, जो लैंड है वो फादरलैंड है उनकी। ठीक है, यानी कि जैसे हम मदरलैंड बोलते हैं वहाँ पर उन्होंने बोला है इसको फादरलैंड। एंड सेकंड है लासिटियन। लासिटियन का मतलब होता है द सिटीजन, यानी कि जैसे इंडिया के अंदर जो सिटीजन्स हैं या जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, वो कॉमनवेल्थ है आपकी नेशन की, आपकी जो ट्रू वेल्थ है वो पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को लासिटियन वर्ड के थ्रू एम्फसाइज किया है, डिनोट किया है। एंड द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एन्जॉय इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल राइट्स इनको प्रोवाइड कराए जाए। न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड हुआ करता था, एक
यहाँ की जो बर्बन डायनेस्टी थी उसका जो फ्लैग होता था रॉयल स्टैंडर्ड, उसको पहले यहाँ पर यूज़ किया जाता था, बट नाउ द फ्लैग ऑल्सो चेंज बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। द एस्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। तो यहाँ पर जो एक एस्टेट जनरल, आपने सुना होगा वर्ड एस्टेट जनरल, एक्चुअली होता क्या था कि जो फ्रांस के अंदर पॉपुलेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। एक तो होते थे आपके रिच पीपल, जिनको हम क्या बोलते हैं, नोबल पीपल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आते थे जो आपके मिडिल क्लास के पीपल हैं, और लास्ट आती थी लोअर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल क्लास के अंदर का मतलब यहाँ पर रिच पीपल से ही है, जो ज़्यादातर आपके पादरी वगैरह जो होते थे, पोप वगैरह होते थे, जो आपके चर्च वगैरह में काम करते थे, उनको इसमें लिया है। तो मिडिल क्लास नहीं थी यहाँ पर, ये एक आपका पादरी वर्ग था, और लैंडलॉर्ड भी इसी ग्रुप में आते थे, यानी कि जो रिच पीपल हैं वो इसका पार्ट थे। लोअर जो क्लास थी जिसमें बैकवर्ड पीपल जो थे या फिर आपके जो पुअर पीपल थे वो इसके अंदर आते थे, और हर एक स्टेट का एक वोट होता था। यानी कि आपका जो फर्स्ट ग्रुप है नोबल पीपल का एक वोट है, सेकंड जो ग्रुप है आपका रिच पीपल का या जो पादरी वगैरह हैं, पोप है, उनका भी एक मत है, और लास्ट जो है लोअर ग्रुप, इनका भी एक मत है। यानी कि टोटल 3 ही वोट यहाँ पर हुआ करती थी। बट अगर आप इसका नंबर देखोगे तो नंबर में जो लोअर ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा था, ठीक है, और जो रिच पीपल हैं ये नंबर में कम थे। तो यहाँ पर जो जो भी डिसीजन लिया जाता था वो 2 और 1 रेशो पर लिया जाता था। यानी कि जो फर्स्ट 2 आपके ग्रुप्स थे स्टेट जनरल के अंदर, द रिच पीपल एंड द मिडिल क्लास पीपल, यानी कि जो आपके पोप वगैरह हैं, नोबल पीपल हैं, उन सभी का जो राइट होता था वो हमेशा एक साथ होता था। और ये जो अलग सा ग्रुप है यानी कि जो पुअर पीपल हैं वो अलग रह जाते थे। तो इसलिए जितना भी डिसीजन लिया जाता था वो इन 2 ग्रुप्स के रेशो पर ही लिया जाता, 2:1 के रेशो पर होता था, और जो 2 रेशो है उसी की बात यहाँ पर मानी जाती थी। एक तरह से हम कह सकते हैं डायरेक्टली जो पुअर पीपल थे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थे इस ग्रुप से जो यहाँ पर काम कर रहा था। सो इसके बाद क्या होता है, जो नेशनल असेंबली है वहाँ पर सभी को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, इक्वल राइट टू एवरीवन, मैन है वुमेन है। वुमेन को तो यहाँ राइट बाद में मिले, तो मैन को यहाँ पर राइट दिए गए। मैन को भी उसमें जो आपकी प्रॉपर्टी में टैक्स वगैरह पे करता है, गवर्नमेंट को टैक्स जो पे करता था उसी को यहाँ पर सफ्रेज राइट दिया गया था। न्यू हेम्स वर कंपोज ओथ्स टेकन एंड मार्टाइड कॉमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ द नेशन। तो देखिए यहाँ पर नए नए सॉन्ग्स बनाए गए, हिम्स गए, ओथ टेकन सेरेमनी की गई, ठीक है, सभी नेशन के नाम पर ये सब हुआ है, शहीदों को याद किया गया। ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन द प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर द ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। जितने भी सिटीजन हैं उन सभी को के लिए सेम लॉ और जो कानून थे वो बनाए गए हैं, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबोलिश। तो यहाँ पर जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ होती थी, जो टैक्स वगैरह होते थे उनको एबोलिश कर दिया गया। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वर एडॉप्टेड। तो देखिए ये जो टाइम है ना, जब ये सब चेंजेस हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नेपोलियन कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है। सो 1804 के अंदर ये चेंजेस हुए यहाँ पर। इससे पहले 1791 में जो स्टेट जनरल थी उसका नाम चेंज किया 92 में, ठीक है, 91 से 92 में। इसके बाद एक रीजन ऑफ टेरर यहाँ पर आया था, डायरेक्टरी रूल के अंडर में चली गई थी यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो सरकार है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक तरह से लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। अगर कोई भी अगेंस्ट हो जाता गवर्नमेंट का तो उसको यहाँ पर डेथ की सज़ा दी जाती थी, गिलोटिन वगैरह से उसकी डेथ हो जाती थी, मार दिया जाता था उसको। इसके बाद नेपोलियन जब यहाँ पर इन्वेड करता है 1797 के आसपास, तो यहाँ पर आपकी चेंजेस की शुरुआत हो जाती है, जिनको नेपोलियन कोड बोला गया है। एक तरह से अच्छे चेंजेस यहाँ पर किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यूनिफॉर्म किया गया है, जितने भी मेजर और वेट की जो यूनिट्स होती थी उनको भी यहाँ पर इक्वल किया गया, वेट और लेंथ की यूनिट्स को। तो इस तरह से कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए बाय द नेपोलियन बोनापार्ट। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया गया, जो टैक्स होते थे एक्स्ट्रा उनको भी हटाया गया, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स यानी कि जो लोकल लैंग्वेजेस पीपल यूज़ करते थे उनको एनकरेज किया गया, डिस्करेज किया गया। एंड फ्रेंच जो आपकी मेन लैंग्वेज है उसी को यहाँ पर रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज बनाया गया, जो इसकी कैपिटल है पेरिस। बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ये जो पेरिस में बोली जाती थी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज, वो कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी पूरे के पूरे नेशन के लिए। तो इसके बाद देखिए क्या होता है। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप। तो देखिए इन्होंने फ्रांस को तो आज़ाद करा लिया है,
अब ये क्या करते हैं, फ्रांस के आसपास के जो नेशंस हैं जैसे जर्मनी वगैरह है या फिर आपकी नीदरलैंड वगैरह है, इनको भी आज़ाद कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी ये अपना जो मुहिम है वो स्टार्ट करते हैं। इन अदर वर्ड डू हेल्प अदर पीपल टू ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। नेशन फॉर्मेशन में उन लोगों की ये हेल्प करने के लिए चल पड़ते हैं। सो व्हेन द न्यूज़ ऑफ event in France reached the different cities of Europe, student and other member of educated middle class began setting up Jacobin club। तो एक तरह से आपके जो क्लब्स बनाए गए हैं जिनको जैकोबिन क्लब बोला गया है, जिसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास जो जॉब वर्कर्स होते थे या स्टूडेंट्स होते थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स होते थे, वो इन सभी के एक्टिव मेंबर होते थे इन क्लब्स के, जो नेशन फॉर्मेशन के लिए बाद में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं। देयर एक्टिविटी एंड कंपेरिजन्स प्रिपेयर द वे ऑफ फॉर द फ्रेंच आर्मी विद मूव इनटू हॉलैंड। तो हॉलैंड में ये सबसे पहले जाते हैं। इनकी जो आर्मी है, फ्रांस में जो आर्मी प्रिपेयर की गई है, जो भी आपके जैकोबिन क्लब के मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर जो हैं, वो हॉलैंड की तरफ मूव करते हैं। बेल्जियम ने इसके बाद स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790। ठीक है, विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वार्स द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। तो जैसे जैसे आपकी रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, रेवोल्यूशन में जब इनको सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये इस आइडिया को दूसरे जो नेशंस हैं वहाँ पर भी स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर मैप शो किया गया है आपका यूरोप का, उस टाइम का ये मैप है। तो इसमें मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ से आपकी जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई थी। तो ये जो आपका सेंटर है फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेंटर है, 1789 में ये रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके बाद क्या होता है, आपकी जो पॉपुलेशन है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। नीचे ये आपको ये जो नीदरलैंड है यहाँ पे, यहाँ साइड में स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे जाते हैं पीपल्स। नीचे की तरफ जो आपका हॉलैंड रीजन है यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे से यानी कि यूरोप के जो बाकी के नेशंस हैं वहाँ पर ये स्टार्ट करना जाना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो रीजन है ये इटली का रीजन है। उस टाइम पे तो यहाँ पर अलग अलग आपको स्टेट दिख रहे होंगे, जैसे ये स्मॉल स्टेट्स हैं आपके टू, वो यहाँ पर ऊपर की तरफ लोम्बार्डी वेनेशिया है, यहाँ पर ये सिसिली रीजन है, ये सार्डिनिया है, पिडमोंट है, यहाँ पे क्रोशिया रीजन, और ये बीच का जो पार्ट है ये रोम है। तो इस तरह से ये 1790 तक यहाँ पर भी रीच कर जाते हैं, पहुँच जाते हैं आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 के बाद इन्होंने ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर दिया था, अलग अलग नेशन में जाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद देखिए, विद इन द वाइड ऑफ द स्वाथ ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। तो जहाँ जहाँ वो जिस भी टेरिटरी को यहाँ पर आज़ाद कर रहे हैं या अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, वहाँ वहाँ पर इंट्रोडक्शन किया गया है इन रिफॉर्म्स का। न्यू चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं बाय द नेपोलियन, जो फ्रांस में वो पहले ही कर चुके हैं। थ्रू द रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डेस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो देखिए, जो डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग हुई थी 1792 के आसपास फ्रांस में दोबारा से, तो नेपोलियन ने दोबारा से उस डेमोक्रेसी का एंड कर दिया और मोनार्कियल सिस्टम को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। But in the administrative field, he had incorporated a revolutionary principle in order to make the whole system more rational एंड एफिशिएंट। तो यहाँ पर उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए हैं ये तो उसने काफ़ी अच्छा काम किया है, बट यहाँ पर दोबारा से मोनार्कियल सिस्टम को ले आया है वो। मोनार्कियल यानी कि जो दोबारा से जो राजा हुआ करते थे उसी सिस्टम को ये फॉलो करता है। डेमोक्रेटिक के ये भी क्या है, अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी ये नहीं लाना चाहता, ये अपना रूल यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहता है। सो दीज सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड डिड वे अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। तो देखिए, जितनी भी प्रिविलेजेस होती थी पहले के जो किंग होते थे उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे। जैसे जन्म से ही उनको ये हो जाता था कि अगर एक राजा का लड़का हुआ तो वो आगे चल के राजा ही बनेगा। तो अब क्या हुआ, नेपोलियन कोड के अंदर जो ये राइट थे, स्पेशल प्रिविलेज दी गई थी, इन सभी का एंड कर दिया है। एस्टेब्लिश इक्विटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले नहीं होता था, अब उस राइट को भी इन्होंने सिक्योर कर दिया, यानी कि सभी इक्वल हैं और जो प्रॉपर्टी है वो सब रख सकते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द नेपोलियन। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स एंड अंडर फ्रेंच कंट्रोल। जहाँ जहाँ वो गए उस कोड को अपने साथ लेकर गए, यानी कि इस तरह की चेंजेस उसने हर एक रीजन में कहाँ किए, जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ जहाँ उन्होंने कंट्रोल किया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिविजन्स, एब्लिश द फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल एक नया वर्ड आया यहाँ पर। फ्यूडल का मतलब होता है जो सामंती सिस्टम होता है, यानी कि जो सामंत होते थे दे आर द किंग ओनर ऑफ द लैंड।
तो अब इस सिस्टम को उसने हटाना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जो आपकी जो लैंड है उसको इन्होंने क्या कर दिया है, लोगों में बांटना स्टार्ट कर दिया है। फ्यूडलिज्म सिस्टम को भी यहाँ से हटा दिया गया है। एंड फ्रीज पीजेंस फ्रॉम द सर्फडम एंड मोनार्कियल ड्यूज। तो देखिए जो मोनार्कियल ड्यूज होते थे वो अब पीजेंस को नहीं देने पड़ेंगे, यानी कि जो टैक्स वगैरह देने पड़ते थे वो हटा दिए गए हैं। इन द टाउन्स टू गिल्ड, ये एक और वर्ड आया है यहाँ पर गिल्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो गिल्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपके जो ट्रेड ब्लॉक्स होते थे, ठीक है, अर्बन सिटीज़ के अंदर जो आपके मेनली जो फ्रांस के सिटीज़ थे वहाँ पर भी, या बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ में जो ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो गिल्ड बना के रखते थे, यानी कि अपने एक तरह से हम कह सकते हैं ब्लॉक उन्होंने बना रखा था ट्रेडर्स का, ट्रांसपोर्टर का। अब इस गिल्ड को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है बाय द नेपोलियन, इसको हटा दिया गया है। अब कोई भी मेंबर जो है जो ट्रेड करने का इच्छुक है वो इन गिल्ड का हिस्सा बन सकता है। पहले सिर्फ जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन्हीं को राइट था ट्रेड करने का, बट अब कोई भी पर्सन जो है जो बिज़नेस करना चाहता है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। पीजेंट्स, आर्टिस्ट, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन, जो नई बिजनेस क्लास है उसको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एंजॉय ए न्यू फाउंड फ्रीडम, बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो देखिए अब क्या हो गया है, ट्रेड करना काफ़ी इजी हो गया बिजनेसमैन के लिए, जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं गुड के, उनके लिए बिजनेस जो है वो काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि इससे पहले का जो सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा इरेशनल था। उसमें आपको अलग अलग लेंथ पर अगर आपको जाना, सपोज कीजिए आपको इस ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस पर जाना है, यहाँ के बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। एक सी पॉइंट है, यहाँ का जो डिस्टेंस है ये भी 20 किलोमीटर है, बट यहाँ पर आपको जो अमाउंट था जो आपको पे करना पड़ता था वो यहाँ पर आपको सपोज़ कीजिए 50 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, और इस डिस्टेंस पर, यानी कि डिस्टेंस तो सेम है बट यहाँ पर आपको 70 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका डिस्टेंस से रिलेटेड जो आपका यूनिट होती थी और जो आपका करेंसी होता था, इन सभी को इक्वल किया गया है। अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो आपको करेंसी जो पे करनी पड़ेगी, यानी कि जो बिल पे करना पड़ेगा वो इक्वल होगा, लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। पहले आपका इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अलग थी। अब यहाँ पर ये जो चेंज है ये नेपोलियन ने कर दिए हैं। हाउएवर इन द एरिया कॉन्कर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच रूल वर मिक्स। तो यहाँ पर जो जितने भी न्यू टेरिटरीज नेपोलियन कंट्रोल कर रहा है वहाँ पर जो पीपल हैं, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है और जो फ्रांस के जो रूल हैं वो सभी मिक्स होने स्टार्ट हो गए हैं। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन लाइक सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वर्सा, फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम एज हर्बिंगर ऑफ द लिबर्टी। तो स्टार्टिंग में तो इनको अच्छे से वेलकम किया गया, यानी कि जो जैसे मेहमान गेस्ट आते हैं उस तरह से इनका वेलकम किया गया। बट धीरे धीरे से जो ये आपका वेलकम था, हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी जिनको माना जा रहा था, यानी कि वो आज़ादी लेकर आए हैं, आज़ादी दिलाना चाहते हैं इन लोगों को, ये एंथुसिज्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हैं डिड नॉट एग्जिट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। एक तो यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम इनको नहीं दी जा रही, जहाँ पर भी जाते हैं अपना ही रूल स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए फर्स्ट जो इसका डिमेरिट है नेपोलियन कोड की वो क्या हो जाएगी, द न्यू पॉलिटिकल अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी जा रही लोगों को। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, पोस्ट कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। तो देखिए यहाँ पर जो टैक्स हैं उन नेशन के वो इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाने इन्होंने स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे से, सेंसरशिप थोपना स्टार्ट कर दिया है। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप। तो देखिए फोर्सफुली लोगों को आर्मी में डाला जा रहा है, जो लोग आर्मी में नहीं आना चाहते, क्योंकि नेपोलियन चाहता है कि वो पूरे के पूरे यूरोप को कॉन्कर करे, जीत ले, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है। ऑल सीम टू आउटवेट एंड एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये सभी जो हैं आउटवेटेड हो गई हैं, जो एडवांटेज थी धीरे धीरे से वो आपकी डिसएडवांटेज में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका ये जो फर्स्ट टॉपिक था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक जो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपके लगभग 6 टॉपिक हैं, तो डेली हम एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में एक फुल रिवीजन का जो शेड्यूल है वो मैं लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, जिसमें पूरे चैप्टर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब हम डिटेल में स्टडी करें, उसके बाद हम धीरे धीरे से इसकी रिवीजन लेंगे। तो देखते रहिए आप यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको जितने भी न्यू वीडियोज़ आने वाली हैं उन सभी के नोटिफिकेशन मिले टाइम टू टाइम।
और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।